Assalamu alaikum everyone, this is Marish Farooq and I welcome you all to the another episode of Unfold. Thank you for tuning in into Pakistan Economic Net. हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो हम लोग को नज़र आ रहे हैं, जिसमें जो साउथ एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी आए रोज़ चलता रहता है। यूक्रेन रशिया का अगर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट देखें तो वो भी हम लोगों के सामने है। इसी तरह मिडिल ईस्ट जो है वो बॉल अप हो रहा है और यूएस के जो मामलात हैं वो भी हम सबके सामने हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों पर क्लैरिटी देने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि आईआर के एक्सपर्ट हैं और उनसे बेहतर इस चीज़ के बारे में हम लोगों को और कोई नहीं बता सकता। हमारे मेहमान एम्बेसडर जौहर सलीम, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ और उसके साथ साथ वो साबिक फॉरेन सेक्रेटरी भी हैं और वो दुनिया के कई ऐसे ममालिक में एम्बेसडर भी पोस्टेड हैं जो कि दुनिया के अहम ममालिक काउंट किए जाते हैं, जिसमें जर्मनी, इटली, बहरीन और बोस्निया है। इस टॉपिक के बारे में हमें सबसे बेहतर इंसाइट्स जो है यही दे सकते हैं और आज इनसे डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे इश्यूज़ और कोशिश करेंगे कि हमारे जो थॉट्स हैं वो इस सारे इशू के ऊपर क्लियर हों। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बिल्कुल ठीक ठाक। और इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए सारी चीज़ें दी क्योंकि दुनिया में इस वक्त बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हमारी यंगस्टर्स जो हैं वो जानना चाहते हैं। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आई वाज वेरी कंफ्यूज कि मैं किस टॉपिक से जो है अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करूं। तो मैं उस टॉपिक से शुरू करूंगा जो कि हमारे पाकिस्तानियों का एक हर दिल अजीज़ टॉपिक है, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात। तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो टर्बुलेंस का शिकार तो हमेशा से रहे हैं और कश्मीर का एक इशू जो है वो भी है। उसके साथ साथ और भी बहुत इशू हैं। इंडियंस कहते हैं कि टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। पाकिस्तान जो है वो BLA की बात करता है, बलूचिस्तान के हालात की बात करता है। तो अगर आप हम लोगों को ब्रीफली बता सकें कि इनके पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो आज हैं उसकी वजह क्या है और आया पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो आने वाले वक्त में कभी बेहतर होंगे, जिस तरह दुनिया में और अगर कहीं क्राइसिस होता है वो मामला ठीक हो जाते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। जब पाकिस्तान बना तो शुरू दिन से ही पाकिस्तान को एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट का सामना करना पड़ा और वो जो एक जिसको ये कहते हैं ना, हम इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म में कहते हैं कि इंड्यूरिंग राइवलरी जो हमारी इंडिया से रही और जिसके बहुत जो है ना उसके सॉलिड रीज़न था एक, और वो ये था कि एक तो जम्मू एंड कश्मीर जो है क्योंकि वो जो है उस पर एक अनफिनिश्ड जो है ना पार्टीशन का एस्पेक्ट है, उस पर ये फैसला हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में, जो हिंदुस्तान ने भी माना, पाकिस्तान ने भी माना कि जी उनको उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है, हक़ खुद इरादियत, वो दिया जाएगा। और वो किस तरह से दिया जाएगा? एक प्लेबिसिटी है, किस तरह स्वाब राय के ज़रिए। और ये चीज़ जो सी है ये दोनों मुल्कों ने मानी और ये कश्मीरी अवाम की भी ज़ाहिर एस्पिरेशन थी, लेकिन फिर वो हुआ नहीं क्योंकि हिंदुस्तान फिर विड्रॉ कर गया ना। 1958 तक तो वो कहते थे कि हम करवाएंगे, लेकिन बहाने लगाते थे। उसके बाद उन्होंने फिर इनकार करना शुरू कर दिया। तो उसने फिर उसके बाद कुछ और छोटे मसले दूसरे दोनों मुल्कों के बीच में, जिस तरह कच्छ का था, फिर बाद में एक टाइम पे सियाचिन का हो गया, फिर पानी का जो मसला था जिस पे इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी भी हुई। तो उन सब की वजह से फिर हमने देखा कि 1971 में किस तरह से उन्होंने जो है ना डिसमेंबर पाकिस्तान को करने में किस तरह का किरदार अदा किया। तो इस वजह से ज़ाहिर है कि वो एक अच्छा जो ताल्लुकात, जो दोस्तों वाला एक ताल्लुक बनना चाहिए था, वो कभी बन ही नहीं सका। और ये बहुत बदकिस्मती की बात है। वो इसलिए कि देखिए ये जो हमारा ख़ित्ता है जनूबी एशिया, इसकी आबादी तकरीबन 2 अरब है। तो 2 अरब का मतलब है कि ये दुनिया की 1/4 आबादी बनती है। दुनिया की 8 अरब की आबादी है इस वक्त। अब जहाँ पे दुनिया, इसका मतलब दुनिया का हर चौथा शख्स जो है वो इस खत्ते में रहता है। इतना अहम खत्ता है और फिर इसलिए भी अहम है कि जो दुनिया की इकनॉमिक ग्रोथ है इस वक्त, वो देखें यूरोप अब थोड़ा सा स्टैग्नेट कर गया है। नॉर्थ अमेरिका जो उनसे यूरोप से थोड़ा बेहतर है, पर फिर भी उसका की तेज़ रफ्तारी से ग्रोथ नहीं हो रही। तो जो सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से दुनिया में जहाँ ग्रोथ हो रही है वो इससे पहले ईस्ट एशिया था, जिसमें चाइना ज़ाहिर है बहुत मुकाम जो है नुमाया मुकाम चाइना को हासिल था। अब चाइना की भी जो GDP ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा कम हो रहा है पहले से, अभी भी बहुत तेज़ है लेकिन पहले से काफ़ी कम हुआ है। तो यहाँ पे जो हिंदुस्तान का है, जो बांग्लादेश का है, जो दूसरे मुल्कों का इस खत्े में, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है मेजर इकॉनमीज़ में। तो ये एक किस्म का इंजन ऑफ ग्रोथ दुनिया के लिए बन सकता है। फिर ये कि इस खत्े में बहुत ही यंग पॉपुलेशन है, जो है ना मीडियन एज जो सी है वो 22-23 के करीब है। इसको कंपेयर करें यूरोप से जहाँ 45 के करीब है, कई मुल्कों में 48 तक आ गई है, आगे प्रोजेक्शंस ये है कि 50 तक चली जाएगी।
नॉर्थ अमेरिका में भी वो लेट 30s में है जो मीडियन एज है। तो ये है कि जो दुनिया का सबसे यंग खिता, दुनिया का सबसे जो है ना जिसमें GDP ग्रोथ का और जो पोटेंशियल है वो ये खिता। फिर उसके बाद आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड ये खिता। फिर इसमें न्यूक्लियर पावर्स हैं, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, तो हमारे साथ ही चीन है वो भी न्यूक्लियर पावर है, तो उस साइड से रशिया भी ज़्यादा दूर नहीं, वो भी न्यूक्लियर पावर। तो उसकी वजह से ये खिता इंतहाई अहमियत का हामिल है। और इसमें देखें, अगर हिंदुस्तान शुरू से वो करता है जो दूसरे खितों में मुल्कों ने किया, अब देखें यूरोपियन यूनियन कितना खूबसूरत एक मिसाल है हमारे सामने, कितनी खूबसूरत कि जहाँ पे मुल्कों ने मिल के तरक्की का सफ़र जो है तय किया। And that too after the Second World War. एग्जैक्टली, जब तबाही के बाद फ्रांस और जर्मनी का जिस तरीके से हम लोगों को सबको पता है कि और यूके जर्मनी का और यूके फ्रांस का जी, सारे आपस में जी। लड़ते थे। फिर ईस्ट एशिया देखें, वहाँ पे भी बड़े मसाइल रहे, लेकिन किस तरह आसियान में वो जो है इतनी तरक्की की उन्होंने मिल के। फिर वहाँ पे देखें साउथ अमेरिका में मर्कोसू है, वहाँ पे उन मुल्कों ने किया। फिर नाफ्टा है नॉर्थ अमेरिका में, ये इतनी सारी मिसालें हैं हर खत्े में, दुनिया के बड़े खत्े में। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया और वो क्यों हुआ? हिंदुस्तान की वजह से। क्योंकि देखें, जिस तरह मैं तो ब्राज़ील में रहा हूँ, ब्राज़ील आधा साउथ अमेरिका है, उससे भी शायद ज़्यादा है, उसका बॉर्डर हर मुल्क के साथ लगता है साउथ अमेरिका के अंदर। लेकिन उसके बावजूद उसने एक बहुत अच्छे जो है ना जो है एक बड़ा मैग्नेनिमस किस्म का रवैया अपनाया, एक बड़े भाई का किरदार ऐसा अदा किया कि जिससे बाकी मुल्कों को कभी शिकायत नहीं हुई। तो वहाँ पे एक कभी उनकी लड़ाइयाँ नहीं हुई, कॉन्फ्लिक्ट उस तरह से नहीं हुए। जो लास्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो बाकी सारे मुल्कों का पैराग्वाय के साथ हुआ था, जहाँ डिक्टेटरशिप रहती थी। लेकिन ब्राज़ील और इन बाकी मुल्कों के नहीं हुए कॉन्फ्लिक्ट उस तरह से ना, कभी उन्होंने कोशिश नहीं की हेजेमनी की। हमारे खत्े में उल्टा हुआ, हिंदुस्तान ने शुरू से ही हेजेमोनिक पॉलिसीज़ रखी। अच्छा, उसकी और फिर ये नहीं कि अच्छा और फिर कोशिश की कि हर एक पे दोस्त जमा के और वो जो है ना टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इस तरह के जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ज़बरदस्ती में दूसरे मुल्कों से, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं किए। देखें बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात उनके कैसे हैं, आज उनके बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, श्रीलंका के साथ उनकी कितनी प्रॉब्लम्स रही हैं। मालदीव्स ने अभी उनको कहा है कि जी अपनी आप जो फौजी यहाँ पे दस्ते हैं ले जाएँ। अच्छा, उसके बाद नेपाल में उनकी कितनी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो ये है कि इस खत्े में तकरीबन हर मुल्क के साथ उनके मसाइल रहे हैं। अब उसमें क्या उन्होंने इससे सीखा कि एम्बेसडर साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आपने जितने ममालिक की बात की उनके साथ मसाइल तो रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ट्रेड किसी भी मुल्क के साथ बंद नहीं हुई, बिजनेस कभी भी इफेक्ट नहीं हुआ। जितना पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा बॉर्डर है, आपको ऐसा लगता है कि मसाइल जो हैं वो डिप्लोमेटिकली हल हो सकते हैं, लेकिन इकॉनमी पे उसका जो है वो प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक गरीब मुल्क हैं और वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। तो अगर हम लोग इंडिया के साथ अगर अपनी ट्रेड रोक देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे अल्टीमेट नुकसान जो है वो पाकिस्तान का है, इंडिया का नहीं? देखिए, जो ट्रेड है, तिजारत है, उसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। हमने इस इशू पे जो है ना लाइक पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई हैं। एक ऐसी थी जिसमें कि पाकिस्तान के हमने 30 लोगों का पैनल एक जमा किया, जो पाकिस्तान के जो सबसे बेहतरीन दिमाग हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस है इस मसले पे भी, जो फॉरेन मिनिस्टर्स भी रहे हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स भी रहे हुए हैं, कॉमर्स मिनिस्टर्स भी रहे हुए थे, जो हिंदुस्तान में हाई कमिश्नर्स भी रहे हुए थे, जो फॉरेन सेक्रेटरीज भी रहे हुए थे। एक ज़बरदस्त उस डिस्कशन में ज़ाहिर मुख्तलिफ आरा आई। देखिए, इसमें दो जो मेन आरा हैं, एक तो ये है कि देखें जी ट्रेड कर लेते हैं बाकी चीज़ों के बावजूद, कि इसलिए कि वो ट्रेड तो अभी भी हो रही है, वो दुबई के थ्रू हो रही है, कहीं और सिंगापुर के थ्रू हो रही है, और वो पाकिस्तान को महंगी पड़ती है इस तरह से। तो डायरेक्ट ज़ाहिर है लाहौर में तो वो आपको पता ज़मीनी रास्ते में तो हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक वही हैं, और अफगानिस्तान के लिए तो पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल हो ही रहा है। अच्छा, वो करते हैं। अब इसमें जो देखा गया है ये कि हिंदुस्तान का इसमें इंटरेस्ट बायलैटरल ट्रेड को खोलने में इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत शर्तें इस तरह की आयद कर दी थी, इसमें बहुत ही ज़्यादा उन्होंने नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दिए, ड्यूटीज़ इम्पोज कर दी हमारी इम्पोर्ट्स के ऊपर। उनका इंटरेस्ट ज़्यादा था ट्रांजिट ट्रेड अफगानिस्तान के साथ। अब अगर वो थोड़ा सा पॉजिटिव रवैया अपनाएं तो फिर हमारी साइड से भी हम सोचेंगे देखिए कई मुल्क हैं जैसे चीन है, चीन के बहुत मुल्कों के साथ आज देखें चीन की हिंदुस्तान के साथ ट्रेड जो उनकी है $60 बिलियन की ट्रेड है उनकी। तो उनकी हिंदुस्तान के साथ हमेशा ट्रेड उन्होंने रखी है, हालांकि उनके आपस में देखें किस तरह के मसाइल रहे हैं, जंग तक हुई, उनका भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, उनका भी है। ताइवान को वो रिकग्नाइज भी नहीं करते, उसके साथ इतनी ट्रेड करते हैं। बाकी सारे मुल्क जिनके साथ भी उनके मसले रहे हैं, वियतनाम के साथ उनकी जंग हुई थी, लेकिन वियतनाम के साथ उनकी कितनी ट्रेड है। तो बिल्कुल वो एक जो है ना एक ये जो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत से लोग ये समझते हैं
कि जी अगर आपके प्रॉब्लम्स हों, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हों, तो फिर भी ट्रेड करने से चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन जब बना है उसका मेन मकसद क्या था? उसका मेन मकसद ये था, मोने जिसने ये सारी थ्योरी जिसकी थी, उसका मकसद ये था कि जी ये ट्रेड करेंगे आपस में तो उनके मसाइल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कम होंगे, जो कि हुआ जी जर्मनी और फ्रांस का जो है, और जर्मनी और बाकी जो यूरोप के मुल्क हैं, और इसी तरह यूके जर्मनी का और यूके फ्रांस का, इनके सबके तो सदियों पुराने झगड़े थे। तो ट्रेड ने वो काम कर दिखाया, तो हमारे खत्ते में भी होनी चाहिए, लेकिन उसमें फिर हिंदुस्तान को थोड़ा सा मुस्बत रवैया रखना पड़ेगा। अगर वो इस तरह की कोशिश करें कि अच्छा जी ट्रेड भी करनी है, तो फिर ट्रेड भी ऐसी टर्म्स आपको दें ख़राब किस्म की कि जिसमें आप सोचें कि इसमें ट्रेड करने का फ़ायदा क्या है। देखिए जब आप अभी तक जो हिंदुस्तान नहीं समझ सका वो ये है कि जब आप एक बड़ा मुल्क होते हैं, रकबे के लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी, आपको पता है आबादी के लिहाज से भी हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। चाइना को उन्होंने वो एक्सीड कर दिया है ना। तो उस सूरत में जब ये भी हो गया है सारा, तो फिर जो है बेसिकली फिर आपको एक बड़ेपन का मुजाहरा भी तो करना पड़ता है ना। आपको अपने जो है आपको अपने मुल्क के साइज़ के हिसाब से, अपने मुल्क की इकोनॉमी के हिसाब से, अपने मुल्क की एक जियो स्ट्रेटेजिक जो आपकी पोजीशन है उसके हिसाब से आपको उसी तरह बिहेव करना चाहिए। हिंदुस्तान ने अभी तक ये नहीं सीखा। वो जो है ना एक बड़े छोटे दिल के साथ वो इंटरनेशनल रिलेशन चलाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको अपना दिल थोड़ा बड़ा करना चाहिए। उनको थोड़ा सा एक जो है ना ज़रा एक्विटेबल जो है ट्रेड, एक्विटेबल रिलेशंस और एक फेयरनेस की तरफ आना चाहिए। और ये मैं कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त करेगा तो उनको हमेशा आगे से मुस्बत रिस्पांस मिलता है। और इसी तरह देखें आज जो कश्मीर में वो कर रहे हैं उसमें भी उनको सोचने की ज़रूरत है कि देखें एक मतलब खुद ही कभी कभी वो कहते हैं कि जी कश्मीर तो हमारा 1% भी नहीं बनता, क्योंकि लेकिन अगर नहीं बनता मिसाल के तौर पे आबादी के हिसाब से या जैसे भी है, तो उसके ऊपर आपने पूरे जनूबी एशिया का अमन क्यों दांव पे लगा दिया। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये जनूबी एशिया के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात आपस में नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये ऑनस हिंदुस्तान पे ज़्यादा आता है। एक बड़ी ताकत होने की वजह से, एक बड़ा मुल्क होने की वजह से, और एक बड़ी इकॉनमी होने की वजह से, और इस वजह से भी कि जो मसाइल हैं उनका हल जो है वो उनकी तरफ से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने से निकलेगा। बिल्कुल। और साथ साथ जिस तरीके से वो बलूचिस्तान में अमन को ख़राब करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, कुलभूषण जाधव की एग्जांपल हम सबके सामने एग्जांपल है, लेकिन इस तरह की चीज़ें हमको जेब नहीं देती जी। अभी पिछले दिनों ये जो टारगेटेड असैसिनेशंस भी हुई हैं, तो आप जिस पर अमेरिका ने भी एहतजाज किया, कनाडा ने भी किया, यूके ने भी किया, पाकिस्तान में तो उन्होंने 20-22 इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो करवाए। तो देखें अब इस तरह की चीज़ें तो जो सी है ना, ये जो अजित डोवाल की पॉलिसी थी ना, जिसको वो कहता है जी ये डिफेंसिव ऑफेंस है कि जी वी विल मेक अदर कंट्रीज ब्लीड, बेसिकली इसका उसका जो मतलब था कि हम टेररिज्म उस पर करवाएं। इस तरह से आप नहीं जो है ना दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकते। आपको एक बड़े मुल्क होने के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ तकाजे होते हैं उसके। तो जब आप उस तरह से बिहेव करेंगे तो फिर उनके पाकिस्तान भी जाहिर है कि फिर आगे से रेसिप्रोकेट करेगा, बाकी मुल्क भी खत्ते के करेंगे। और फिर सार्क जो है, सार्क में इतना पोटेंशियल है जो कि इस वक्त डोमिनेंट है सारा। पर सार्क बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं, सार्क तो अपनी अफादियत जो है वो दिन ब दिन खोता हुआ ही नज़र आ रहा है, बिल्कुल जो कि बिल्कुल डोमिनेंट है। और अगर हम इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, अभी नरेंद्र मोदी अपना जो तीसरा टर्म है वो नाउ ही हैज स्टार्टेड, लेकिन द वे विच ही यूज्ड टू गेट पॉपुलैरिटी एंड मेजॉरिटी इन द हाउस इन लोकसभा, वो इस इलेक्शन में उनको नहीं मिल सकी। और हम लोगों ने देखा है कि एक तरह का रिसर्जेंस जो है वो राहुल गांधी का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो हम लोगों ने देखा है, इंडिया ब्लॉक का। आपको लगता है कि जिस तरह का एक सेटबैक उनको बाई इलेक्शंस में भी अब मिल रहा है लोकसभा इलेक्शंस के बाद, और उसके बाद अब हरियाणा का इलेक्शंस करीब आ रहा है, उसमें भी ये प्रेडिक्शन है कि बीजेपी जो है वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी। आपको लगता है कि इंडिया जो है वो कोई इस तरह का कोई वाक़या जो है फिर से ऑर्केस्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, जिससे वो एक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो एक ऐसी लड़ाई या ऐसा कोई फसाद फैलाने की कोशिश करें जिससे जो है वो अपने वोटर्स को वापस ले सकें, या इंडिया की पॉलिसी इस दफ़ा डिफरेंट होगी और वो कोशिश करेंगे कि जब नरेंद्र मोदी जिस वक्त पाकिस्तान आए भी थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, उस तरह से मामलात को बेहतर करने की तरफ जाएँ। ऑल्दो जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोई बयान जो है वो बड़े नेगेटिव किस्म के उनकी तरफ से आ रहे हैं, स्पेशली एससीओ समिट जो पाकिस्तान में होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो इलेक्शन का जो सेटबैक मोदी साहब को मिला है, उसके बाद उनकी क्या पॉलिसी हो सकती है?
जी बिल्कुल, देखें पिछले इलेक्शन में आपने सही कहा, उनको वो तो कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, 400 पार, तो बजाय वो होने के वो अपनी अक्सरियत भी खो बैठे। वो पिछले इलेक्शंस जो हैं 2019 के, उससे भी बुरा परफॉर्म किया, बल्कि उनको एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी, जो कि पहले उनकी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं थी। तो उसमें थोड़ा सा उसको शॉक पहुंचा। फिर एक और चीज़ इलेक्शन में हुई कि इस इलेक्शन में देखें वो जो था ना, जो सा हेट वोट थे ना, जो कि वो एंटी मुस्लिम एजेंडे पे लेते थे, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, नॉट जस्ट एंटी पाकिस्तान बल्कि एंटी मुस्लिम विद इन इंडिया एज वेल। वो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 200 मिलियन मुस्लिम हैं, मुसलमान वहाँ पे जो रहते हैं। वो कामयाब नहीं हुआ, वो इतना चला नहीं। शुरू में उनका रेटरिक उस पर ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शुरू में इलेक्शंस, क्योंकि उनका इलेक्शन आपको पता 3 हफ्ते चलता रहता है, और वो सारे उस दौरान में वो उनको पता चलता है कि वोटिंग का तनासुब कैसे जा रहा है। तो जब उनको लगा कि वोटिंग उतनी नहीं हो रही जितनी वो तवक्को कर रहे थे, और ज़्यादा वोटिंग उनको हेल्प करती है जनरली ना, तो उन्होंने फिर दोबारा से वो रेटरिक शुरू कर दिया ना। और फिर इस तरह की बातें कि जी ये जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, ये जो हमारी रिसोर्सेज हमसे छीन लेते हैं, और ये इस तरह की फजूल बातें अनफॉर्चुनेटली की उन्होंने मुसलमानों के बारे में जो इंडिया में रहते हैं, और फिर पाकिस्तान के बारे में भी, और मस्जिदों के सामने जाके जलसे किए, प्रोटेस्ट किए बीजेपी के रहनुमाओं ने। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? और फिर उन्होंने क्लेम किया, देखिए हमने कहा था हम ये बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर बनाएंगे, और हमने बना दिया। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जहाँ राम मंदिर बनाया गया, वहाँ पे भी हार गए। तो वो जो हेट का जो एजेंडा था ना, वो जो डिवाइसिव एजेंडा था, वो इतना नहीं चला जितनी कि वो उनकी तवक्को थी, जो हर बार जितना चलता था। तो एक तो ये चीज़ आ गई सामने, ठीक है। अब देखें ना, लोगों के इसके बाद रिएक्शन दो होते हैं। एक बार होता है एक चीज़ ना चले तो आप उस पर डबल डाउन करते हैं कि चले और भी इसको पुश करते हैं जी, मतलब जो नहीं चला तो हम ज़्यादा शो करते हैं, शायद हमारी कोई कमी रह गई इसके रेटरिक में। दूसरी ये होती है कि अब आप देखते हैं कि नहीं, अगर ये नहीं चला तो लोगों के असल मसाइल क्या आते हैं। इस बार इलेक्शंस में देखें वोट किन्होंने लिए हैं, एक तो रीजनल पार्टीज़ ने लिए, फिर कांग्रेस ने जो अलायंस बनाया उसने भी अच्छा परफॉर्म किया, यू नो इंडिया, और वो जो है उसमें काफ़ी पार्टी, हालांकि अगर वो शुरू में एक दो बड़ी पार्टी उनके साथ शुरू में अलहदा हो गई, वो ना होती तो शायद इससे भी बहुत बेहतर परफॉर्म कर जाते हो। और फिर ये भी है कि देखें जो बीजेपी है वो काफ़ी सारे इलेक्शंस में थोड़ा सा दोस्त भी जमाती है, उनकी ग्रास रूट्स लेवल पे काफ़ी वहाँ पे थोड़ा सा वो जो है ना, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को थोड़ा सा वो वो उस तरह की टेक्टिक्स भी यूज़ करती हैं, जो स्ट्रॉन्ग आर्म टेक्टिक्स जिसको कहा जाता है। फिर वो गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो हैं वो भी उन्होंने अपनी मर्जी के हर जगह लाए होते हैं। उसके बावजूद भी ये इतना क्लोज हो गया था इलेक्शन। तो दूसरी जो उनके पास ऑप्शन होगी वो ये होगी कि अब देखें कि लोगों के असल मसाइल क्या हैं। जिस असल मसाइल ये थे कि जो इकॉनमी तो इम्प्रूव कर रही है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन वो ट्रिकल डाउन नहीं कर रहा, उसका जो बेनिफिट है ना, वो अमीर जो लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। पॉवर्टी जो है वो तो और ज़्यादा होती जा रही है, पॉवर्टी तो और इंडिया में बढ़ रही है। मिडिल क्लास जो उनसी है वो इतना बेनिफिट नहीं करी, इस पर बड़े क्लियर स्टेटिस्टिक्स हैं। तो समझदारी तो ये होगी कि जब पता चल गया कि जी ये चीज़ नहीं चल रही, वो जो हेट जो हम और डिवाइसिव जो उनसी है एजेंडा लेके चलते थे, और वो इंसाइटमेंट जो उनसी है इस किस्म की, तो फिर दूसरी तरफ आएँ, उस पर काम ज़्यादा करें। तो अब देखना ये कि क्या वो ऐसा करते हैं या वो डबल डाउन करते हैं अपना उस पर ना, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, वो बड़े चांसेस भी हैं उसके होने, उसकी तरफ चलते हैं। अब समझदारी का तकाजा तो ये नहीं होगा, लेकिन मोदी साहब जो है जाहिर है कि वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, और वो थोड़े अनप्रेडिक्टेबल भी हैं और इम्पल्सिव भी हैं। तो और ये देखें ये टर्म जो सी उनकी आखिरी टर्म भी हो सकती है, तो क्योंकि एक तो देखें तीसरी टर्म है, इवन नेहरू की जो देखें मैक्सिमम जो किया जिसने इंडिया में, वो 13 साल था। तो और दूसरी बात ये भी है कि आरएसएस में भी कुछ आवाज़ें ऐसी उठी हैं कि जी मोदी ने अपनी एक पर्सनालिटी कल्ट बना ली है, तो उसमें भी कुछ लोग इसको पसंद नहीं कर। और देखें बीजेपी आखिर तो आरएसएस का ही पॉलिटिकल जो है ना, पॉलिटिकल विंग है ना, पॉलिटिकल उसका रूप है। अगर आप उनके उसमें जाएं, उनकी लैंग्वेज यूज़ करें तो पॉलिटिकल अवतार है उनका, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हालांकि इस चीज़ की इंडिकेशन उस तरह से नहीं है, लेकिन किसी स्टेज पे इस टेन्योर के दौरान शायद उनको ये ख्याल आए कि देखें जी मैंने कुछ लेगेसी भी बनानी है, और ये अब ये हेट वाला वोट नहीं चल रहा है इतना ज़्यादा, तो मे बी हम इस तरफ भी थोड़ी सी कोशिश करें। और फिर ये ना सिर्फ पाकिस्तान, अब देखें उनको रिवर्सेस तो हुए हैं ना, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। जैसे मैंने कहा बांग्लादेश में मेजर रिवर्सल हो गया है, बाकी मुल्क भी कोई इतने खुश नहीं है इंडिया के साथ।
तो उनकी जो सो कॉल्ड एक उनकी जो पॉलिसी जिसकी जयशंकर बड़ी बात करते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो मोदी ने 2014 में आके शुरू की, वो पॉलिसी तो फेल होगी, यू नो। तो अब जब ये सारा हुआ तो उनको एक रिव्यू करने की और एक कोर्स करेक्शन की ज़रूरत तो है। तो मेरा ख्याल है कि यू नो मोदी के आसपास जो कुछ दिमाग हैं उनमें कुछ समझदार लोग भी मौजूद हैं, तो आई होप जो है ना कि वो प्रिवेल करेंगे उस पर और उनको इस तरफ लेके आएंगे कि जी थोड़ा सा अमन कायम करने की तरफ आएँ, जो बाकी खत्ते में मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की तरफ जाएँ, ताकि जो हमारा मुआशी एजेंडा है उसको तकवीत मिले। जी, आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ इंडिया में तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत मेजर रिएक्शन जो है वो आया। इमरान खान साहब ने, इस तरह हमने जिक्र किया कि ताल्लुकात ट्रेड जो है वो ख़त्म कर दी। लेकिन आपको ये नहीं महसूस होता कि आर्टिकल 370 पहले ही तो अगर हम लोग अगर उसको हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान ने तो कभी आर्टिकल 370 एक्सेप्ट किया ही नहीं था। तो आर्टिकल 370 पे इतना मेजर रिएक्शन आना पाकिस्तान की तरफ से, दैट वाज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू मैनी पीपल। लेकिन चलिए वो आ गया और ये सब कुछ हो गया इंडिया में। आपको लगता है कि इसमें पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक फेलियर भी था, जो चीज़ इतने सालों से नहीं हो सकी वो इतनी आसानी से हो गई और पाकिस्तान उसके ऊपर अपना रिएक्शन जो है वो सही तरीके से ना शो कर सका, और ना दुनिया के वो ममालिक जो कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक समझे जाते थे उन्होंने पाकिस्तान का उस वक्त साथ दिया? देखिए, जो उसमें जब उन्होंने ये किया, उन्होंने 2-3 एक्शंस किए ना, जो 5 अगस्त 2019 में जो हुआ, जो उन्होंने रिवोक किए या एब्रोगेट किए। एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उनको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत असल में ये किया गया था कि उनको एक उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया गया था, तो एक ऑटोनॉमी दी गई थी। लेकिन वो सारा एक वी नो कि वो सारा एक फार्स था जी। अच्छा, उसमें आर्टिकल 370 जो है जिसके तहत उनको ऑटोनॉमी दी गई थी कुछ, और उनको एक झंडा भी अलग दे दिया और उनको यू नो इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये ज़्यादा वो था, इट वाज मोर ऑफ अ शरेड, यू नो। असल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थी वो ये नहीं थी, वो आर्टिकल 35A थी। अच्छा, जो आर्टिकल 35 जो है उसमें क्या है, उसमें ये था कि जो बाहर के लोग हैं वो दूसरी स्टेट्स के जो हैं, जो ये देखें ना, ये तो एक ऑक्यूपाइड, इलीगली ऑक्यूपाइड है एक स्टेट, एक वो खुद तो उसको इलीगली ऑक्यूपाइड नहीं कहते नेचुरली, लेकिन मतलब एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो है ना जी, यानी इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, इवन जो दोनों मुल्कों के आपस में एग्रीमेंट हुआ शिमला मुआहदा, उसमें भी है। तो उसका जो स्टेटस होता है ना जी, डिस्प्यूटेड टेरिटरी का जो उसका डेमोग्राफिक स्टेटस होता है वो आप चेंज नहीं कर सकते। वो देखें ना, तो अगर आप उसमें ला के दूसरे लोगों को लाना शुरू कर दें, मिसाल के तौर पर दूसरी स्टेट से लोगों को वहाँ सेटल करना शुरू कर दें, और मुस्लिम मेजॉरिटी जो है उसको सारी डाइल्यूट कर दें, जो कश्मीरी मेजॉरिटी है उसको डाइल्यूट कर दें, तो फिर तो सारी मतलब जो है ना, आपने जो है वो जो असल डिस्प्यूट है उसको ख़त्म ही कर दिया ना। कोई हक़ खुद इरादियत तो उन्होंने अपना इस्तेमाल करना है। अब जब आप उनको ये क्लियर में बदल देंगे तो वो क्या इस्तेमाल करेंगे? तो वो आर्टिकल इम्पॉर्टेंट थी उसमें। अब इंडियन से क्या, उसको भी एब्रोगेट कर दिया। उसके बाद उन्होंने लाखों की तादाद में डोमिसाइल्स इशू करने शुरू कर दिए, और ये ख़तरनाक पहलू था। तो पाकिस्तान ने जो इतना ज़्यादा रिएक्ट किया था उसकी वजह ये थी कि आप एक जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, जिसको मैंने जिस बताया कि हिंदुस्तान ने खुद माना, बल्कि ये मसला वो अक़वाम मुत्तहिदा में खुद लेके गए थे, उसी पे अक़वाम मुत्तहिदा ने ये फैसला किया था। तो इंटरनेशनल जो लॉज हैं सारी उसके मुताबिक, जितने कन्वेंशंस हैं, इसके बाद शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक, तो जो बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग जितनी भी हुई हैं उससे पहले, बहुत ज़्यादा पहले यू नो नेहरू की और लियाकत अली ख़ान के दरमियान, और कई ज़्यादा इस तरह की अंडरस्टैंडिंग्स थी जिसमें ये तस्लीम किया गया था कि जिसमें ये होगा, प्लेबिसिट होगा और वो अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट इस्तेमाल करेंगे। तो आपने 35A का ये एब्रोगेट करने से आपसी सारा ख़त्म करने की कोशिश करें, इसलिए इतना ज़्यादा रिएक्शन हुआ। अच्छा, वो रिएक्शन जो था जब पाकिस्तान का था तो वो कोई मामूली नहीं था। मैं उस वक्त एम्बेसडर था, पहले जर्मनी में, फिर बाद में इटली में। हमने वहाँ पे मतलब जो है सारे दुनिया में हमारे जो सफारत खाने थे, हम कहाँ से कहाँ नहीं मिले। मैंने चांसलर मर्केल जो है उन तक ये बात कितनी बार पहुँचाई, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, जो उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, जो उनके पार्लियामेंटेरियंस थे, जो उनके मीडिया था, जो उनके ओपिनियन मेकर्स थे, जो यू नो मतलब जो उनके हाई ऑफिशल्स थे, जो उनके एकेडमिया था, मतलब इसी तरह बाकी एम्बेसीज़ में भी हमारी जो है ये सारा कुछ हुआ। और उसी की वजह ये थी कि 2019 में अगस्त के बाद
इंटरनेशनल मीडिया पे जितना ज़्यादा ये मसला आया वो पहले कभी नहीं आया था, 70 साल में नहीं आया था। फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में 3 बार इस पर डिस्कशन हुई, ठीक है। अब ये सब कुछ हुआ तो ये नहीं है कि पाकिस्तान उस पर कोई वी डिड नॉट टेक इट लाइंग डाउन। पूरी दुनिया को हमने बावर कराया और बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर मतलब जो सा ना वो क्या जिसे कहते हैं ना कि अवेयरनेस इसकी प्रमोट की और उस पर स्टेटमेंट्स हमने दी। यहाँ था, मैं जर्मनी में था तो चांसलर मर्केल ने इंडिया का दौरा उस वक्त किया और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इंडिया जब जाएँ तो इसके बारे में बात करें। और इंडिया, हालांकि इंडिया को वो नाराज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी चांसलर मर्केल ने इंडिया में जाके उन्होंने इसके बारे में पब्लिक स्टेटमेंट दी कि जी आप ये जो इसमें हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं और ये बाकी जो चीज़ें हो रही हैं सही नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बिकॉज चांसलर मर्केल उस टाइम पे उनको दुनिया की लीडर तस्लीम किया जाता था अमेरिकन प्रेसिडेंट के बाद। बल्कि कहते थे कि जी जो आज़ाद दुनिया है उसकी वो लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड वो बन गई है, बिकॉज ट्रम्प तो जो है ना उसकी तो ज़ाहिर पर्सनैलिटी ज़रा डिफरेंट थी। तो इसी तरह बाकी मुल्कों में भी हुआ। उन्होंने ये बात की जो हमारे मुल्क दोस्त ज़्यादा हैं, जैसे तुर्की है, तुर्किया, अच्छा तो उसके बाद चीन है, मलेशिया है, सऊदी अरब है, यूएई है, बहुत सारे। उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट्स दी इसके ऊपर और उस स्टेटमेंट्स में ये कहा गया कि जी देखें ये जो है इसके ऊपर मतलब यूएनएससी की जो रेजोल्यूशन ओआईसी की स्टेटमेंट्स आई इसके ऊपर। पर आपको लगता है कि देखिए स्टेटमेंट्स ठीक है, सही है, स्टेटमेंट्स तो आ गई, सब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी दे दी, इवन के डोनाल्ड ट्रंप ने भी इमरान खान के साथ मुलाकात में कहा कि मैं सालिस का किरदार अदा कर सकता हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इतनी कमज़ोर फुटिंग्स पे है इकॉनमी वाइज कि कोई मुल्क चाह के भी पाकिस्तान का इस वक्त साथ नहीं देना चाहता? क्योंकि एक तो स्टेक्स जो हैं बहुत हाई हैं इंडिया में, इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन मार्केट इज़ अ बिग मार्केट, पूरी दुनिया के इवन जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी हमारी बात को इस तरह से नहीं प्रमोट कर सके जिस तरीके से एक दोस्त को करना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम लोग एग्जांपल लें तो इवन अगर हम अज़रबैजान की बात करते हैं तो काराबाग इशू पे पाकिस्तान ने हमेशा से एक स्टांस लिया हुआ है। पाकिस्तान आई गेस नाउ इज़ अमंग्स्ट दोज फ्यू कंट्रीज़ जो कि फ़लस्तीन का मुकदमा जो है डिस्पाइट द इकनॉमिक क्राइसिस, डिस्पाइट जो है IMF का जो हम लोगों के सर के ऊपर जो है वो एक तलवार लटक रही है हमारी गर्दन पे, हम फिर भी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी अपनी इकॉनमी इतनी कमज़ोर है कि हमारे दोस्त ममालिक भी हमारा साथ जो है वो नहीं दे रहे, क्योंकि इसी की वजह है कि मोदी साहब ने ब्लेटेंटली जो किया वो किया और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक तरह से ललकारा कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप कुछ कर लें। और आज का दिन है, अभी तक रिवर्सल जो है हम लोगों ने इंडिया में उस चीज़ का नहीं देखा। देखिए ये जो पहलू है ना ये अहम है, आपने एक अहम बात की जिसका मैं तफसीली जवाब देता हूँ, क्योंकि ये नुक्ता जो है गौरतलब है। आज की दुनिया में इकॉनमी बहुत अहम है, ठीक है ना जी। अगर आप इकनॉमिकली डिपेंडेंट हैं किसी पे, अगर आपकी इकॉनमी जो उनसे, बिकॉज जो इकोनॉमिक स्टेक्स हैं दुनिया में, अब हिंदुस्तान जो है उसकी अचानक इतनी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई? देखिए मैंने जब ये सारा बताया आपको, ये हमने सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद सारे मुल्क जो उनसे स्टेटमेंट्स वगैरह चले देख के सारा कुछ उसका रुक गया ना। अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो डिस्कशन हुई वो उसके बाद किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। उसकी वजह क्या थी कि हिंदुस्तान का जो वेट है उसका वेट है, एक दुनिया की इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है जिसकी $600 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स हैं, जो है ना $650 बिलियन से ज़्यादा की, बल्कि $600 बिलियन से ज़्यादा के रिजर्व्स हैं, 686 टू बी प्रिसाइज। एग्जैक्टली 686, अब देखें ना ऑलमोस्ट 700 के करीब। तो इसी तरह बाकी चीज़ें देखें, बहुत से सेक्टर्स में जो है ना अमेरिका में उनका इन्फ्लुएंस देखें तो अमेरिका में भी जो प्रेसिडेंट बनने के लिए जा रही हैं, अगर कमला का चांस तो है ना, 50% चांस तो है दोनों कैंडिडेट्स। वो तो आपको पता है कि जो है ना इंडियन ओरिजिन की हैं, उनकी वालदा इंडियन थी और उनकी वालदा ने उनको पाला है बाय द वे, जो है ना। उसके बाद अगर आप ट्रम्प वाली साइड पे देखें तो ट्रम्प का जो वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है JD वैंस, उसकी वाइफ जो उनसी उषा, वो भी इंडियन ओरिजिन है। फिर उसके बाद उनके देखें और कितने कैंडिडेट्स जो थे, रामास्वामी जो था, निकी हेली जो थी, वो भी जनरल जो था, तो ये टॉप टियर पे हैं। They all will, if Trump gets elected, they all will be part of his cabinet. Of course, तो उनमें से कई लोग। और फिर उसके बाद ये देखें कि स्टेट डिपार्टमेंट में देखें तो असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल तक उनके लोग पहुँचे हुए हैं। फिर देखिए कितनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दुनिया की और अमेरिका की, माइक्रोसॉफ्ट ले लें और शकीब कम से कम 6-7 बड़ी कंपनीज हैं जो बिल्कुल टॉप लेवल की हैं दुनिया की, उनके CEOs इंडियन ओरिजिन है या इंडियन है। फिर उसके बाद ये देखें कि जो सबसे बड़ी टेक कंपनीज हैं दुनिया की, उन्होंने अपना आधा काम आउटसोर्स इंडिया में कर दिया।
इंडिया में जो है ना कई सिटीज, हैदराबाद को सैबराबाद कहा जाता है बिकॉज वो सारा टैक्स से भर गया। अब उसकी वजह से उनका इकोनॉमिक वेट एक बढ़ गया है। फिर देखिए उनकी जो इस वक्त यूएस स्ट्रेटजी है जिसको वो इंडो पैसिफिक कहते हैं, हालांकि हम इससे टर्म से इतफाक नहीं करते, हम कहते हैं ये एशिया पैसिफिक है, लेकिन वो उसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कहते हैं। तो उसमें इंडिया का बहुत नुमाया किरदार है, वो क्वाड के मेंबर हैं, अब जो बाकी इस तरह के उन्होंने कई जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं जो चाइना के कंटेनमेंट के लिए जी। उसमें वो, और ये सिर्फ अमेरिका नहीं समझता, ये यूरोप भी यही समझता है। तो फिर वो जब वो समझते हैं कि हमारे लिए इंडिया इतना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिकली भी, तो इस वो फिर अहमियत जो सी। अच्छा दूसरी तरफ हमारी तरफ अगर देखें तो हमारी इकॉनमी देखें, हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स क्या हैं, 30-32 बिलियन डॉलर्स की। अच्छा हमारे रिजर्व्स क्या हैं, मतलब 11 अरब डॉलर के, 10-11 बिलियन डॉलर्स के। अच्छा इसी तरह हमारी, ठीक है हमारी कम्युनिटी भी अमेरिका में है, लेकिन उसका क्लाउड जो है वो इंडियन जो कम्युनिटी है उससे जाहिर है कि कोई उसका मुकाबला नहीं है बाकी मुल्कों में भी। फिर जो है ना उनकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसमें हम तो नहीं आते फिगर करते कहीं भी, बल्कि वो समझते हैं कि हम चाइना से ज़्यादा नज़दीक। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए हमें वो उस तरह की, फिर जाहिर है देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं एट द एंड ऑफ द डे वो किसी प्रिंसिपल्स पे तो नहीं चलते, वो किसी मॉरल लॉज पे तो नहीं चलते, वो कोई इस किस्म के जो है ना एथिकल टेनेट्स पे तो नहीं चलते। एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेशनल रिलेशंस इज अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना जी। अब कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट अगर उधर बन रहा है तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर इसी तरह चलते रहे तो एक टाइम था कि इंडिया की इकॉनमी जो थी और हमारी जो इकॉनमी थी उसमें फ़र्क जो है ना वो 1:6 का था, आज वो 1:12 का है। अब प्रोजेक्शन ये है कि ये चीज़ें अगर इसी तरह चलती रहीं तो पाकिस्तान तो ग्रो कर रहा है, अभी 2% के हिसाब से भी नहीं ग्रो कर रहा प्रॉपर ना, हमें तो इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, वो ग्रो कर रहे हैं 6-7% के हिसाब से। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये जो फ़र्क है वो 20-30 सालों में एक 20 का या कोई प्रोजेक्शन तो एक 30 का भी कर रहे हैं। अगर उस तरह का फ़र्क खुदा न खासा बन जाता है तो फिर तो सारी रेलेवेंसी ख़त्म हो जाती। सो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें ज़रूरत है इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक इंट्रोस्पेक्शन की। वो स्ट्रेटेजिक इंट्रोस्पेक्शन क्या होगी कि हम देखें कि हमने क्या गलतियाँ हमसे हुई हैं, हमने कहाँ कहाँ अपने आप को रीबिल्ड करना है, कहाँ पे कोर्स करेक्शन करनी है। मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ जो है ना, साथ ही साथ हमने देखना है कि देखिए हमसे कहाँ मसलन हमने तालीम के शोबे में क्या हमने इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं की, और ये इंडिया बांग्लादेश वगैरह सब हमारे से ज़्यादा करें। हेल्थ केयर में क्या हमने नहीं की, बाकी चीज़ों में क्या हमने, हमारी प्रायोरिटीज़ में अलाइनमेंट क्या थोड़ी मिसअलाइंड है। जो है ना इकॉनमी बिल्ड करने के लिए हमें किस तरह की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, बाकी सारी चीज़ों पे देखिए अगर हम वो नहीं करेंगे ये स्ट्रेटेजिक इंट्रोस्पेक्शन जो है ना, हम दोबारा से कोई ये कोर्स करेक्शन नहीं होगी इफ़ वी विल नॉट बिल्ड बैक आवर स्ट्रेंथ्स। क्योंकि एक टाइम था जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा था इकोनॉमिकली, 70s में, 80s में, 90s तक। 91 में इंडिया ऑलमोस्ट वेंट बैंकक्रप्ट, फिर उसके बाद वो बदल गया सारा कुछ। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है। और देखिए आज हम साउथ एशिया के जो कि दुनिया के अभी भी गरीब तरीन रीजन्स में आता है, उसमें भी हम इकोनॉमिकली सबसे नीचे जो मुल्क है ना, हमारा मुआवजा इस वक्त किसके साथ हो रहा है, नेपाल के साथ हो रहा है। फिर ये मैं इकोनॉमिकली आपको बता रहा हूँ। फिर अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें उसमें अगेन हम बॉटम पे हैं, साउथ एशिया में भी, जो अगेन दुनिया की बाकी जो चीज़ें हैं, हमारी जुडिशरी दुनिया में कहाँ पे आ रही है, हमारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम कहाँ पे हैं, हम जो है ना ये बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ में हम कहाँ पे हैं, हम ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी में कहाँ पे हैं। देखिए ये सारी चीज़ें अगर हम अपने आप को खुद दुरुस्त नहीं करेंगे तो उसके बाद हम ये अगर एक्सपेक्ट करें कि जी वो अमेरिका भी और यूरोप भी और बाकी सारे मुल्क भी वो सिर्फ ये देखेंगे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन क्या थे, तो इस तरह तो इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं चलता। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक इंट्रोस्पेक्शन करेगा कौन? क्योंकि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो तो 3-3.5 साल से ज़्यादा जो है वो चलती नहीं है, और स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में है नहीं। और चाइना का भी सबसे बड़ा गिला पाकिस्तान से यही है कि आप एक स्टेबल इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो जब हमारे पास एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, और हम लोगों ने एक ड्रामा जो है वो टीवी पे पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि एक आईनी तरमीम पास करवाने के लिए सारी पॉलिटिकल एलिट जमा हो गई है, लेकिन इस तरह की स्ट्रेटेजिक इंट्रोस्पेक्शन के लिए हम लोगों ने कभी ना सोचा है ना आगे सोच रहे हैं। तो अगर हम लोग इसी मामलात पे इसी डगर पे चलते रहेंगे तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? हम लोगों का फ्यूचर ब्राइट है या हम और जो है वो अंधेरे की तरफ जा रहे हैं? देखिए मतलब हमें ना, हमें ज़ाहिर है कि सियासत पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन
ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहैसियत एक कौम के ये सोचें कि देखिए ना, या तो एक सारे मिल के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी और जो भी करें, लेकिन एक जो उनसे एक कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है और इसमें कौम को ये बताने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर देखिए हमारी जो नौजवान नस्ल है, अब उनका क्या कसूर है कि जी हमारे नौजवान नस्ल को आप देखें, आज पाकिस्तान में नौकरियाँ नहीं मिल रही। मैं आपको बताता हूँ कि फॉरेन ऑफिस में मैं था एक टाइम पे ना, वहाँ पे 200 पोजीशंस थी और वो कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी, कोई क्लरिकल है, कोई नायब कासिद की और इस तरह की पोजीशंस थी। अब यकीन करेंगे कि हमें उसके लिए 80,000 एप्लीकेशंस आई थी। इस तरह की आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें, कभी कोई एक दे देना कोई एक एडवर्टीजमेंट, तो आप देखेंगे एक पोस्ट के लिए 100 एप्लीकेशन आ जाती है। अब ये कितनी ज़्यादती है। और देखिए आज सबको पता है इस चीज़ का, हमारे जो यंग यूथ है वो कोशिश उसकी क्या होती है कि जी इधर क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही तो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं जी। अब ये ब्रेन ड्रेन है जी। कुछ लोग कहते हैं जी क्या फ़र्क पड़ता है, इतना बड़ा मुल्क है, 240 मिलियन की आबादी है, कुछ लोग बाहर भी चले जाएँ 1-2 मिलियन तो क्या फ़र्क पड़ता है। बात ये नहीं है। बात यह है कि अगर आपके जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है जिनमें, अगर वो लोग बाहर चले जाएंगे तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा इस चीज़ का। तो इसलिए बिल्कुल इस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त कि देखें कौम को ये देखना है इस वक्त, और ये बहैसियत मजमूई देखना है कि देखें दुनिया हमारे इर्द गिर्द सारी बदल रही है। हमारा अपना ख़ित्ता जो सा है ना वो सारा बदल गया है। एक टाइम था कि एक वक्त था 80s तक कि पाकिस्तान और श्रीलंका इस खत्ते में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या, इकोनॉमी में क्या, हर चीज़ में सबसे ऊपर थे, और ये इंडिया और बाकी सारे मुल्क जो हैं ना हमारे से बहुत पीछे थे और बहुत नीचे थे। अब देखें बिल्कुल उलट हो गया है। आज आप देखें कि हमारी करेंसी किधर है और हिंदुस्तान की करेंसी किधर है। बांग्लादेश का टका जो है वो जो 1 रुपये के कई टके मिल जाते थे वो आज 3 रुपये का बन गया। इवन अफगानी अगर आप देखें, अफगानी करेंसी देखें हमारे से ज़्यादा। फिर आप ये देखें कि इसी तरह अगर आप ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि हम समझते हैं जी आपकी जो है ना रियल इस्टेट बड़ी महंगी हो गई है। अगर आप इसको कंपेयर करें ना अपनी रियल इस्टेट प्राइसेस, लाहौर की एक छोटा सा शहर है अमृतसर जो है ना लाहौर के मुकाबले में, जो कि ज़ाहिर है लाहौर तो उसका एक बिल्कुल डिफरेंट शहर है, उसकी कीमतें कई गुना ज़्यादा, दिल्ली जो है 10 गुना ज़्यादा उसकी महंगी है, ढाका की कीमतें जो सी हैं लाहौर से कई गुना ज़्यादा महंगी। तो बात यह है कि अब ये वर्ल्ड प्राइसेस होती है ना, तो इससे पता चलता है कि आपकी इकॉनमी ओवरऑल किस तरह से नीचे जा रही है और कितना फ़र्क आ गया। तो देखें मतलब अब ये ऐसी सिचुएशन है कि जो जिसमें कि हमें जो है ना ये समझना होगा और ये सोचना होगा कि हम किस तरह से वापस वो जो अपनी जो उनसे है ना उस सूरत हाल में पहुँचें जहाँ पे हम कम से कम साउथ एशिया में तो जो है ना जो बिल्कुल जो है ना सबसे जो बेहतरीन परफॉर्म करने वाले मुल्क हैं, इकोनॉमिकली भी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी, इन टर्म्स ऑफ बाकी चीज़ें जैसे रूल ऑफ लॉ है, हमारी जुडिशरी है, हमारे बाकी जो उनसे है ना आपके जो आपकी टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, आप हम कहते हैं जी हाँ हमारी जी $3 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी। आपको पता है हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $100 बिलियन से भी ज़्यादा है टेक्नोलॉजी में। हमारी आज तक हम कहते हैं जी हमने जी बड़ी वो स्टार्टअप्स का कल्चर हम लेके आ रहे हैं, अभी तक हमारी एक यूनिकॉर्न नहीं बनी। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जो $1 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुँचती है। हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान इज़ नॉट अ बिजनेस फ्रेंडली कंट्री, और एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में आपने जो सारी बातें बताई हैं उसी से उसका जवाब है कि एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में जो है वो तब तक नहीं चलेंगे जब तक यहाँ स्टेबिलिटी ना हो। देखिए हमें इस वक्त जो चीज़ें करनी है ना, और ये मैं कहता हूँ आपको, देखें जो है बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसको जो है ना क्या उसका कोई रेंटल प्रॉब्लम था दुबई में, डिस्प्यूट कोर्ट में मसला था। उसने मुझे बताया कि जी वो मसला जो है ना कोर्ट में वो सारा वर्चुअल वो होती है हियरिंग, 5 मिनट में वो बात करते हैं आपसे और कहते हैं जी आज शाम को जजमेंट आ जाएगी। अगर उसकी अपील भी को करे हफ्ते 2 हफ्ते की डेट लगती है, अगेन 5 मिनट की हियरिंग होती है और वो कहते हैं जी आप रात को आपको ये वेबसाइट में ना हमारी आपका फैसला लगा होगा। इस तरह से मसले हल होते हैं। हमारे इधर देखें कोई रेंटल डिस्प्यूट्स हो ना, घर खाली कराना हो और उसको तो सालों साल लग जाते हैं, वो घर खाली नहीं होता।
मुकदमे हमारे पड़े हैं कोई 30-30, 40-40 साल से, और ऐसे ऐसे मुकदमे हैं कि आप हैरान रह जाते हैं देख के कि इस पे फैसले क्यों नहीं हुए। तो मतलब ये तो मैं एक शोबे की बात कर रहा हूँ, बाकी शोबों में किसी को आपको मैं इदारों का नाम नहीं लेता, किसी को हुकूमत के कितने इदारे हैं इधर, खासतौर पर ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या दूसरे हैं, उसमें किसी को छोटा सा काम पड़ जाए तो आपको पता है कि वहाँ पे जो है ना किसी साइल या पुलिस स्टेशन में किसी को काम पड़ जाए या बाकी जगहों पे, तो देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। ई गवर्नेंस का ज़माना है हर जगह पे। अब ये देखिए यूएई वाले जो हैं, हम उनसे कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। आपको पता है उनकी एयरलाइंस जो सी एमिरेट्स जो सी वो पीआईए ने बनाई है। हमारे एक्सपर्ट्स जा के उनको एडवाइस देते थे 60-70 तक, तो वो हर चीज़, उनकी बैंकिंग भी सारी हमारे बैंक्स करते थे, उनकी बाकी सारी चीज़ें भी जो सी हैं हर शोबे में हमारे एक्सपर्ट्स लगे हुए थे। अब वो कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे हैं। तो हमें देखें ये इनताज जो है ना, ये हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है कि हमें इस क्या ये तकाजा नहीं करता कि पाकिस्तान दोबारा से ना सिर्फ इक़्तिसादी तौर पे अपने पाँव पे खड़ा हो, बल्कि इन सारे शोबों में जिसमें मैंने बात की है उसमें एक मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों। बिकॉज उसके बगैर हम, और फिर देखें पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन जो सा है, पूरी दुनिया में पॉपुलेशन रेट कम हो गया है। हमारे खित्ते में बांग्लादेश का हमारे से आधा हो गया है, हिंदुस्तान का हमारे से बहुत कम है, श्रीलंका का हमारे से बहुत कम है। हमारा अभी तक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा है। By 2100 पाकिस्तान is predicted to be the third largest population in the world. अब देखिए अब हमारे, और फिर ऐसे वक्त पे जिस वक्त हम क्लाइमेट चेंज के इश्यूज ऐसे फेस कर रहे हैं, वी आर वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आपके ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, आपके जो है ना, पाकिस्तान ऑलरेडी वाटर शॉर्ट कंट्री है और प्रोजेक्शन ये वाटर स्कैर्स कंट्री हो जाएगा। इसी तरह आप ये देखिए नेशनल क्लैमिटीज़ कितनी ज़्यादा आ रही हैं, जो 22 के जो फ्लड्स आए थे, बाकी जो है ना डिफॉरेस्टेशन की बात करें, पोल्यूशन देखें इस वक्त आपके शहर जो हैं, लाहौर की अगर हम बात करें या पिंडी की बात करें, गुजरावाला की, ये दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आते हैं, कई बार तो नंबर 1 पे चले जाते हैं। तो ये मतलब मैं किस किस शोबे की बात करें, सारे शोबे आपकी वही वाली बात कि एक प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है पाकिस्तान को। हमें ये जो स्ट्रेटेजिक इंट्रोस्पेक्शन है ना, इसकी बहुत ज़रूरत है, और उसमें हमें और देखिए पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान में हमारे, देखें, लेकिन आपका जो यूथ डिविडेंड है वो तभी इस्तेमाल हो सकता है अगर उस यूथ के लिए हमारे पास जॉब्स भी हों। अदरवाइज फिर वो यूथ डिविडेंड जो है ना, वो एक लाइबिलिटी भी बन जाता है। अगर आप जॉब्स ना प्रोवाइड कर सकें और आपके यूथ फिर जो उनसे उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, तो वो क्या होंगे, वो रेस्टिव ही होंगे ना जी। वो मतलब इसलिए वो फिर, और ये बहुत सारी थियरीज इस पर मौजूद हैं कि जब आप एम्प्लॉयमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन को, तो उससे एक्सट्रीमिज़म जन्म लेती है, उससे क्राइम्स जो है ना, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ जाते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है, ये बात बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी नाजुक मरहले पे, लेकिन मैं इसको नाजुक मरहला नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि जी हम एक क्रॉस रोड्स पे हैं और हमें ये चुनना है इस वक्त कि जो है कि हमने अगर क्या वापस अपनी तरक्की की तरफ जाना है, और अगर हमने जाना है, जो कि ज़ाहिर है कि हम सारे चाहते हैं, तो फिर हमें ब्रॉड बेस्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो अंडरटेक करनी होंगी, और उसमें बहुत सारे फिर शोबाजात आ जाएंगे। दूसरे अपने नेबर के ऊपर आते हैं, अफ़गानिस्तान के ऊपर, जो कि पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अफोर्ड कर सकता है कि जहाँ एक तरफ से इंडिया और ईरान का जो बॉर्डर है, वहाँ जो मसाइल का शिकार हैं। अफ़गानिस्तान में एक नई गवर्नमेंट है, ऑल्दो दुनिया जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कहती हैं कि इट्स अ रोग गवर्नमेंट, लेकिन हुकूमत तो हुकूमत है, और वो पिछले 2-2.5 साल से जब से उन्होंने टेक ओवर किया है, वो चला रहे हैं अपने मुल्क को जिस तरह से भी चला रहे हैं। लेकिन वो एक आइडियोलॉजी के साथ आए थे, और आपको चूँकि आप IR के एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि आइडियोलॉजी जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, आप अपनी आइडियोलॉजी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते। तो उनकी आइडियोलॉजी एक शरिया लॉ है, और शरिया को सपोर्ट करना और शरीयत को सपोर्ट करना, और उसी की एक सब्सिडरी मैं कहूँगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान में भी एक्टिव है। और पिछले कुछ अरसे में हम लोगों ने देखा कि जब से TTA की गवर्नमेंट आई है, तो TTP बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ कर दिया, और हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो इदारे हैं वो उसको कंटेन करने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि जहाँ 2 बॉर्डर्स पे पाकिस्तान ऑलरेडी मसाइल का शिकार है, इंडिया और ईरान के, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान अगर एक तरह की जंग में अगर पड़ जाता है, अगर वो डायरेक्ट वॉर ना भी हो, एक प्रॉक्सी वॉर हो, तो उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, और उस नुकसान से पाकिस्तान को निकलने में कितना अर्सा लगेगा? देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो है ना, दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं, एक तो नहायत अहम है,
हमारा वेस्टर्न बॉर्डर ज़ाहिर है को बड़ी हद तक जो है ना अफ़गानिस्तान के साथ वो मुंसलिक है, पर साथ ही साथ हमारे उनके साथ हिस्ट्री हमारी इंटरट्वाइंड रही है सदियों से। कल्चरली हम जो है ना हमारी कितनी ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ हैं, फेथ की कॉमनैलिटी है ज़ाहिर है, एथनिक कॉमनैलिटीज़ हैं, यू नो ऐसे ट्राइब्स हैं जो है ना बेसिकली यू नो जिनके रिश्तेदार जो हैं वो दोनों मुल्कों में आपस में रहते हैं। फिर ज़ुबान की ज़ाहिर है मतलब बेशुमार जो है ना कॉमनैलिटीज़ हैं। अच्छा, इसलिए जो है इस चीज़ की हमेशा ही बहुत गुंजाइश और जो उनसे ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ की हमारी कोशिश भी रही है कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हों, कॉर्डियल हों, कोऑपरेटिव हों, उसमें ताउन जो का उनसे ज़्यादा हो। और पाकिस्तान ने किया भी है। उनकी सारी ट्रेड जो उनसी है उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के थ्रू ही होता है। ट्रांजिट ट्रेड की फैसिलिटी हमने उनको दी हुई है। हालांकि उसकी वजह से हमें कई मिसाइल भी हैं, आपको पता है स्मगलिंग का बहुत बड़ा मसला है, उसकी वजह से हमें बदअमनी का भी मसला है। और हमने ये देखा पाकिस्तान की तारीख में कि जब भी अफ़गानिस्तान में अमन नहीं हुआ तो उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में भी इंस्टेबिलिटी आई वहाँ से। अभी जो बड़ी प्रॉब्लम है, देखें जब तालिबान ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने कुछ वादे, कुछ कमिटमेंट्स की थी, सिर्फ हमारे साथ नहीं दुनिया के साथ। उन्होंने कहा था सबसे पहले कि हम ये कमिट करते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो टेररिस्ट ग्रुप्स के इस्तेमाल में नहीं आएगी, उनकी सॉइल से कहीं टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा था कि जी हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें दूसरे लोगों को भी शामिल जो पोलिटिकल दूसरी पोलिटिकल जो है ना या एथनिक ग्रुप्स हैं उनको भी शामिल करेंगे। फिर उन्होंने कहा था कि हम कोई फ्रीडम्स की बात की थी, कोई ख़वातीन की भी बात की थी, उनके ख़वातीन के जो जेंडर राइट्स की बात है। वो कमिटमेंट्स फिर बाद में कोई इतनी ज़्यादा पूरी नहीं हुई। ख़ुसूसन ये जो है जो ये चीज़ के जी हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ख़ुसूसन टेररिस्ट ग्रुप्स के हवाले से, वो तो बिल्कुल ही वादा इफ़ा नहीं हुआ। वो तो हमने देखा कि मुसलसल TTP जो है उनकी बेसिस वहाँ पे हैं, ऐसे फेवेंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, वहाँ से वो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं टेररिस्ट जो है अटैक्स पाकिस्तान में। इसी तरह हमने देखा कि इवन दूसरे भी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके भी वहाँ पे लिंकेजेस हैं। तो ये तो ज़ाहिर है कोई मुल्क दुनिया में बर्दाश्त नहीं करता, और इसीलिए एक इरिटेंट बन गया ये बहुत बड़ा हमारे ताल्लुकात में। हम ये चाहते हैं कि देखें चले तालिबान के आने से अफ़गानिस्तान में एक कुछ पीस एंड स्टेबिलिटी तो आई, वरना उससे पहले तो वो इतने सालों तक मुल्क जो है ना, लेकिन कभी सिविल वॉर हो रही थी, कभी वहाँ पे गुरिल्ला फाइटिंग हो रही थी, कभी वहाँ पे हिंदू वो जो है रशियंस काबिज थे। तो उससे कई चीज़ें जो है ना खुल सकती हैं, कई रास्ते खुल सकते हैं। कौन से हैं? जो एनर्जी कॉरिडोर्स बनने थे जो है ना अफ़गानिस्तान के थ्रू, तापी का मंसूबा था, काजा 2000 का मंसूबा था, ट्रेड कॉरिडोर्स जो बने। देखिए ना हमारा जो सारा वो था CPEC और जो हमारा विजन था कि पाकिस्तान एक हब बने और कनेक्टिविटी प्रमोट करे, उसमें अफ़गानिस्तान तो बहुत अहम है। हम सेंट्रल एशिया से किस तरह वो लिंकेजेस बनाएंगे अफ़गानिस्तान के बगैर। अच्छा, इसलिए अब वो स्टेबिलिटी और पीस जो है वो तो चले बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर वो ये टेररिस्ट ग्रुप्स को कंट्रोल नहीं कर सकते और उनको अगर वो अपने वादे के मुताबिक वहाँ से एलिमिनेट नहीं करेंगे या वहाँ से निकालेंगे नहीं, और वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म नहीं करेंगे और वहाँ से वो हमारे पे अटैक्स होते रहेंगे, तो वो तो कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर हमें भी ज़ाहिर सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। पाकिस्तान ने इस पर बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स दी हैं, फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी आई हैं, दूसरे क्वार्टर्स की तरफ से भी आई हैं। अच्छा, वो हर बार वादा करते हैं कि जी नहीं हम तो बिल्कुल इस तरह करना चाहते हैं, कई बार ये भी कहते हैं कि जी हमारे मीन्स नहीं है, हमारे पास वो टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है, वो बाकी। तो हमने कहा चले हम मिल के कर लेते हैं, हम अपनी कैपेसिटी ऐड करते हैं आपकी कैपेसिटी में, इकट्ठे ऑपरेशंस कर लेते हैं। उसका अभी तक कोई क्लियर वाज़ेह जवाब नहीं है। तो ये एक बहुत अहम रिलेशनशिप है। उसमें देखें उनकी जो बड़ी ट्रेड है अभी भी वो पाकिस्तान के साथ है जी। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड रही भी है, अभी भी उनका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। जो है ना, अगर खुराक की बात करें, अगर आप उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करें, वो पाकिस्तान के थ्रू ही आती हैं। ठीक है, उनके पास दूसरे रास्ते भी हैं, लेकिन सबसे जो
इकोनॉमिकल ट्रेड का लिंक है वो यहीं से है उनका, और तारीखी तौर पे भी यहीं से रहा है। अब ये सब कुछ है, तो इसमें ज़रूरत किस चीज़ की है? जाहिर है कि देखें, हम उनसे कोई उस नहज पे तो चीज़ें नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि देखें हम कशीदा ताल्लुकात अपने हमसायों से नहीं चाहते, खुसूसन ऐसा हमसाया जिसके साथ हमारे रिश्ते यही सारे जो मैंने बताए, हमारा उनके साथ ज़ाहिर दीनी रिश्ता भी है, लिसानी भी है, तहजीबी भी है, सकाफ़ती भी है, तारीख़ी भी है। तो कोशिश हमारी और हमारी तवक्को और हमारी उम्मीद ये होगी कि ये मसला मिलजुल के हल किया जाए, और हमारे दरमियान जो लिंकेजेस हैं, इकनॉमिक लिंकेजेस, उनको और बढ़ाया जाए, और न सिर्फ ये कि ये मसाइल ख़त्म करें और इकनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाएं, बल्कि जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमने आपस में विजन है, जो अफ़गानिस्तान का भी है, तो अफ़गानिस्तान भी कहता है हम करना चाहते हैं,